आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टर्म लोन के बारे में। अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी टर्म लोन ले रखा है तो उसकी चेकिंग कैसे की जाती है, आज मैं आपको उसका एक वर्क पेपर दिखाने वाला हूँ। टर्म लोन या कोई भी प्रकार का लोन जिसे हम बोरोइंग बोलते हैं, उसकी चेकिंग कैसे की जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन करें डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। उसमें एक है लोन रीपेमेंट शेड्यूल, बोर्ड मिनट्स, लोन एग्रीमेंट यानी कि सैंक्शन लेटर, लोन कंफर्मेशन बैंक स्टेटमेंट। अब ये सब क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा जो है ब्रॉडली समझ लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी लोन लेना चाहती है तो वो ले सकती है, हालांकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कितना भी अमाउंट का लोन अप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन बना है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 180। सेक्शन 180 में एक लिमिट दी जाती है जिस लिमिट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन को ले सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन, और फिर उस बेसिस पर कंपनी जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर इस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है। तो इसके लिए आपको एज एन ऑडिटर ये चेक करना होगा कि कंपनी ने जो लोन लिया है उसकी लिमिट सेक्शन 180 की लिमिट के विदिन आती है। ये चेक करने के बाद आप कंपनी को बोलेंगे कि आपका जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है लोन लेने के लिए, वो वाला बोर्ड रेजोल्यूशन हमें शेयर करिए, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि बोर्ड रेजोल्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है, बोर्ड मिनट्स को कैसे पढ़ा जाता है। उसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि आप कौन से बैंक से कितनी अमाउंट तक का लोन लेना चाहते हैं। बोर्ड मीटिंग का आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आप कहेंगे कि जो आपको बैंक ने सैंक्शन करा है कि इतना अमाउंट आप हमसे ले सकते हैं और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो वाला लेटर, वो डॉक्यूमेंट जिसे लोन एग्रीमेंट बोलते हैं, वो हमारे साथ आप शेयर करिएगा। जब ये आप डिटेल में स्टडी करेंगे किसी भी सैंक्शन लेटर को, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी कि ये जो टर्म लोन है ये आप किस रेट पर दे रहे हैं, उसकी रेट लिखी होगी। इस टर्म लोन का टेन्योर क्या है ये लिखा होगा। ये टर्म लोन की सिक्योरिटी क्या है। बैंक ऐसे तो लोन देगा नहीं। अगर लोन दे रहा है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे मॉर्गेज ले सकता है, वो आपके डायरेक्टर्स की गारंटी ले सकता है या आपके जो प्रमोटर्स हैं उनकी गारंटी ले सकता है। कल को आपने लोन नहीं चुकाया तो आपके जो गारंटर्स हैं हम उनसे पैसा ले लेंगे। ऐसी तमाम सिक्योरिटी बैंक लगाता है। और उसके बाद आप जब ये टर्म्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप चार्ज को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी का ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि रिलायंस डाल देते हैं। तो अगर हम रिलायंस लिखेंगे यहाँ पर तो रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज आएगी, इवन फ्यूचर रिटेल भी है जो कि आप रिसेंटली देख रहे हैं। तो फ्यूचर रिटेल जिसका बिग बाजार है वो कंपनी यहाँ पर आ गई है। ऐसे कर कर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप भी क्यों करेंगे, हम सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में जो इंडेक्स ऑफ चार्जेस है वहाँ पर जाकर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे ENDOOR, ये हमने एंटर किया और नीचे आप देख सकते हैं कि जो भी चार्ज फाइल हुआ है वो आपके सामने आ गया है। जैसे यहाँ देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ने चार्ज क्रिएट करा हुआ है और कितनी अमाउंट पर करा है वो अमाउंट भी आ रही है। अब ये अमाउंट क्यों आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर रिटेल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से इतने अमाउंट तक का फैसिलिटी लिया होगा। आप चाहें तो चार्ज जो फाइल हुआ है वो CHG 1 फॉर्म में फाइल होता है। CHG 1 एक फॉर्म होता है चार्ज फाइलिंग का, वैसे ही चार्ज सेटिस्फेक्शन का CHG 4 फॉर्म होता है। ये कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ लेंगे, गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल चाहिए कि भैया इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ डिक्लेरेशन यानी कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमारी प्रॉपर्टी पे आप चार्ज ले सकते हैं। उसके बेस पर मेमोरेंडम ऑफ एंट्री यानी कि बैंक एक डॉक्यूमेंट बनाता है और वो लिखता है कि हम जो है हम ये आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज अपने पास ले रहे हैं, तभी तो मॉर्गेज क्रिएट होगा, बोलने से तो नहीं होएगा। ओरिजिनल पेपर जब कंपनी विलिंगली अपनी बैंक को देगी और बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो चार्ज क्रिएट करेंगे। कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं, इम्यूअल प्रॉपर्टी को छोड़कर, उसके लिए कंपनी डीड ऑफ हाइपोथिकेशन फाइल कर सकती है चार्ज के अंदर लगा के। डीड ऑफ हाइपोथिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी एग्जीक्यूट कर देती है बैंक के फेवर में कि आप हमारी इन करंट एसेट्स पर, हमारी इन मूवेबल प्रॉपर्टीज पर चार्ज ले सकते हैं, इतनी अमाउंट तक का चार्ज ले सकते हैं और इस लोन के अगेंस्ट आप ये चार्ज ले रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप मंगा सकते हैं। जब आपको MCA पर कुछ मिलता है
तो MCA पर देखकर आप बोलेंगे कि इसका हमें CHG1 फॉर्म आप भेजिए अगर आपको कहीं डाउट लगता है। और अगर ऐसा भी कई बार होता है कि लोन पे हो जाता है पर चार्ज हटाया नहीं जाता, उस केस में आप कंपनी को बोल सकते हैं कि बैंकों को अप्लाई करें, जब आपका लोन पे हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए, चार्ज जो है MCA की वेबसाइट से हटा दिया जाए। ऐसे कर जब आप चेक करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक लोन रिपेमेंट शेड्यूल जो है वो आपको बैंकों से मंगाना होगा, पर सिर्फ बैंकों से ही नहीं मंगाना है, आपको अपनी वर्किंग भी करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ करी हुई है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि कंपनी ने जो है 20 लाख रुपीस का लोन लिया है 8% की इंटरेस्ट रेट पर, और 12 साल की टर्म है, और हर साल आप 12 यानी कि आप हर साल हर महीने इंस्टॉलमेंट देते हैं। वो निकल कर आ रही है फॉर्मूले से, ये PMT का फॉर्मूला लगाया और हमने लोन रिपेमेंट शेड्यूल तैयार कर लिया कि 20 जून को अगर लिया था 2020, तो अभी 2022 चल रहा है। तो जब मैं नीचे जाऊंगा और मार्च 22 में देखूंगा, तो मार्च 22 में मेरे पास जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो आना चाहिए 18,03,660। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी कुछ चीज़ें प्रीपे कर देती है, उनके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो उन्होंने कुछ लोन का पोर्शन कितना देना था, 21,000 हर महीने देना था, तो 12 महीने का कितना हुआ, 12 महीने का कंपनी को इतना इंस्टॉलमेंट देना था। इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, यही है ना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों चीज़ें आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, हो सकता है कंपनी के पास कुछ 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए और कंपनी ने सोचा कि आगे का इंटरेस्ट देने से बेटर है हम इतना का अपना लोन जो है चुका देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्री पेमेंट। अगर ऐसी कोई प्री पेमेंट हुई है तो वो आपको लोन रिपेमेंट शेड्यूल जो बैंक से आएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो भी आपका वो लोन रीपेमेंट शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आप अपना लोन रिपेमेंट शेड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या चेंजेस है उन डिफरेंसेस को फाइंड कर सकते हैं। जब दोनों चीज़ें मैच हो जाएगी, आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जो आपका मार्च में आउटस्टैंडिंग है उस आउटस्टैंडिंग को आप यहाँ से चेक करेंगे, जो बैलेंस कन्फर्मेशन और बैंक की जो लोन की स्टेटमेंट आएगी 31 मार्च 22 फॉर एग्जांपल, अगर इस साल आपका ईयर एंड हो रहा है, आप उससे इसको मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। अगर आप इतनी चीज़ें करते हैं तो आपका जो है लोन वेरीफाई हो जाएगा, चेक हो जाएगा। इसके साथ आपको ये देखना है कि अगर इंटरेस्ट की पेमेंट है फॉर एग्जांपल महीने के एंड में नहीं होती है, महीने के मिड में होती है, तो 15 मार्च को आपने एक पेमेंट करी होगी, उसके बाद अगली पेमेंट जो है 15 अप्रैल को आएगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको 31 मार्च को 31 मार्च 22 को आपको 15 मार्च में जब आपने इंटरेस्ट पे करा और 31 मार्च यानी 15 दिन तक का जो इंटरेस्ट बन गया, जो आप 15 अप्रैल को पे करेंगे, तो वो 15 दिन का इंटरेस्ट तो बन गया, करेंट ईयर का ही है, पेमेंट नहीं करनी है बट इंटरेस्ट तो है, एक्रू तो हो गया है, तो उसे भी आप रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो वो भी चेक करना है कि प्रॉपर एंट्री हो रखी है कि नहीं हो रखी है। कुछ आपके ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिसे हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं, यानी कि आप कोई अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं जिसको कंसिडरेबल टाइम लगता है, उस केस में भी आपने देखा होगा बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, यानी जब तक वो बनकर तैयार नहीं होता तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या उस एसेट के अगेंस्ट में जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, ना कि आपके एक्सपेंस में जाता है। तो वो चीज़ भी आपको इंश्योर करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ट्रीटमेंट प्रॉपर है और इनमें डिस्क्लोजर भी प्रॉपर आ रहा है। डिस्क्लोजर में आप क्या देखेंगे कि जो आपके अगले, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अगले जो 12 महीने हैं, अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23, ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है 1,19,826 का प्रिंसिपल, इसे आप करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। अदर लाइबिलिटीज़ में आप एक कॉलम बनाएंगे करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि नेक्स्ट 12 महीने में कितना ड्यू है, और इसके बाद का जो पोर्शन होगा उसे आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे, जो कि आपका 16,83,834 आ रहा है। आप चाहें तो एक अपनी लीड शीट बना सकते हैं। इस केस में हमारी जो शीट बनेगी वो ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने क्लिक करा, बैंक स्टेटमेंट जो है उससे आप मैच करेंगे। जो बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च 22 को अमाउंट आ रही है वही हमारे लोन रीपेमेंट शेड्यूल में आ रही है, और जो बैलेंस कन्फर्मेशन आया है वही आ रही है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी आप जो है 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन में भैया कितना जो है वो आपका शॉर्ट टर्म होगा और कितना है आपका वो लॉन्ग टर्म होगा। यहाँ आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे उसमें आप सही क्लासिफिकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने इसको ओपन कर लिया, हम यहाँ चले गए, प्रिंसिपल पोर्शन पर हमने टिक लगाया और 12 महीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है उस पर भी हमने सम लगाया और फिर हमने इसको जो अप्रैल 23 है वहाँ से लेकर जितना प्रिंसिपल बनता है उस पे हमने टिक लगा लिया। तो ये मेरे पास टोटल आ गया। आप देख सकते हैं ई पर लगा है, ये भी ई पर लगा है और ई कॉलम जो है ये वाला ई कॉलम ये प्रिंसिपल का कॉलम है। तो कितना लॉन्ग टर्म कितना शॉर्ट टर्म वो भी हमने देखा। बैंक नहीं बताएगा, बैंक टोटल बताएगा कि भैया इतना आउटस्टैंडिंग है, 18 लाख आउटस्टैंडिंग है। आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, देखो ये मैच भी कर रहा है। इनको अगर मैं टोटल करूँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को, ये कितना आ रहा है 18,03,660 जितना मेरा आउटस्टैंडिंग है और वही मेरा बैंक के स्टेटमेंट में और बैलेंस कंफर्मेशन में आ रहा है। तो मैंने जब इतनी सारी चीज़ें चेक कर ली तो मेरा लोन की चेकिंग मेरी हो गई। अगर लोन फॉरेन करेंसी में लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्क पेपर आ रहा है, उस केस में आपको डॉलर की रेट से, अगर डॉलर में लिया है, यूरो में लिया है, यूरो की रेट से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है और आपको ईयर एंड पर उसका फिर रिक्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि अगर मान लो कि $60,000 हैं आपके पास, जो पहले जिस टाइम लोन लिया था उस टाइम इसका रेट चल रहा था 75, अब $60,000 में कुछ पे हो गए, 40,000 बचे हैं और 40,000 का जो रेट आ रहा है वो 76 आ रहा है। आप देखेंगे 40,000 का 75 पर कितना रेट था और अब ये कितना रेट आ गया है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन INR टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से। तो ये जो है पूरा आपका बोरोइंग का वर्क पेपर है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप कोई और भी वर्किंग चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं और मैं नई वीडियोस भी ऐड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो भी ये पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिकल ऑडिटिंग या एक्सेल। मेरी ऐप का लिंक आप उनके साथ शेयर करिए एंड हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर बनिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।